हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? पढ़ाई कर रहे हैं? चलिए ठीक है, पढ़ते रहिए इसी तरह कंटिन्यू। आइए, आज का हमारा सब्जेक्ट है एलिमेंट ऑफ बैंकिंग। क्या है? एलिमेंट ऑफ बैंकिंग, अधिकोषण के तत्व। और आज के वीडियो में आप पढ़ेंगे भारतीय स्टेट बैंक। क्या पढ़ेंगे? भारतीय स्टेट। भारतीय स्टेट बैंक। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, चलिए ठीक है, लेक्चर शुरू करते हैं। और मैं एक चीज बता दूं आप लोगों को कि जैसे ही ये कोर्स कंप्लीट होगा, ये मान के चलिए दिसंबर तक आप लोग का कंप्लीट एलिमेंट ऑफ बैंकिंग और बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का कर दिया जाएगा। जनवरी से आप लोग का क्रैश कोर्स लॉन्च होने वाला है। कुछ सम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे हमारे जो बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी लाभप्रद होंगे। इसमें उसको जरूर देखिएगा, क्रैश कोर्स को हमारे, ठीक ना, जो एग्जाम सीरीज के नाम से जाना जाएगा। आइए ठीक है, आज भारतीय स्टेट बैंक शुरू करते हैं। सबसे पहले ये जानेंगे कि भारतीय स्टेट बैंक कैसे स्थापित हुआ। सबसे पहले इसकी प्रक्रिया क्या। भारत में 3 पहले से बैंक स्थापित थे, ध्यान से समझिएगा। जैसे जब देश हमारा गुलाम था, सन 1800 की बात अभी कर रहे हैं, तो उस समय छोटे छोटे साहूकार महाजन वगैरह अपना अपना देसी बैंक खोले थे। ब्रिटिश गवर्नमेंट भी कुछ अपना बैंक खोली थी। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट 3 बैंक खोली थी। एक था उनका, जो ब्रिटिश हमारे थे, ये हमारे 3 बैंक देश में खोले थे। एक का नाम था बैंक ऑफ कोलकाता, दूसरा था बैंक ऑफ बॉम्बे, बम्बई नाम था उस समय, और एक था बैंक ऑफ मद्रास, जिसका वर्तमान नाम चेन्नई है। इन तीनों को मिलाकर कब? 27 जनवरी 1921 को। कब? 27 जनवरी 1921 को एक बैंक बनाया गया। क्या बनाया गया? एक बैंक बनाया गया, जिसका नाम रखा गया इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। ध्यान दीजिएगा, 27 जनवरी 1921 को एक बैंक बनाया गया, जिसका नाम रखा गया इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। ये इसलिए बनाया गया था कि उस समय भारत में कोई भी केंद्रीय बैंक अर्थात रिजर्व बैंक नहीं था। इस उद्देश्य से बनाया गया कि उस समय देश में बड़ी संख्या में मतलब बैंक खुले हुए थे। उन बैंकों पर कोई न नियम कानून था, न नियंत्रण वगैरह था। तो उसी को नियंत्रण करने के लिए, मतलब देश के समस्त बैंकों पर नियंत्रण करने के लिए, इन 3 बैंकों को मिलाकर एक बैंक बनाया गया, जिसका नाम था इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। ये 1921 में बनाया गया था, लेकिन यह तब तक कार्य किया ऐसा जब तक कि रिजर्व बैंक स्थापित नहीं हो गया। यही बैंक जब हमारा देश आजाद हुआ, स्वतंत्र हुआ, जब देश हमारा स्वतंत्र हुआ, तो उस समय 1955 की बात है। 1947 में देश आजाद हुआ। 1949 में रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। उसके बाद देश के समस्त बैंकों को धीरे धीरे राष्ट्रीयकृत कर दिया गया। तो उस समय 1 जुलाई 1955 को, कब? 1 जुलाई
1955 को इसका क्या कर दिया गया, इस बैंक का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया, राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। जब राष्ट्रीयकरण किया गया तो इसका नाम रख दिया गया भारतीय स्टेट बैंक, स्टेट बैंक। तब से यह लेकर अब तक यह बैंक चल रहा। कन्फर्म, आज भी ये भारतीय स्टेट बैंक चल रहा। एक चीज और भी बता दें, जब भारतीय स्टेट बैंक स्थापित कर दिया गया, मतलब इसका राष्ट्रीयकरण राष्ट्र के नाम समर्पित कर दिया गया, उसके नाम के आगे इंडिया शब्द जोड़ दिया गया, तो उस समय 8 इसके सहायक बैंक थे। कितने थे? 8 इसके क्या थे? सहायक बैंक थे, सहायक बैंक थे, जिनके नाम के साथ स्टेट शब्द जोड़ा गया। जैसे कि बैंक ऑफ बीकानेर, बैंक ऑफ हैदराबाद, बैंक ऑफ इंदौर, बैंक ऑफ पटियाला, बैंक ऑफ मैसूर, ऐसे ऐसे इत्यादि। लेकिन अब 8 इसके सहायक बैंक नहीं है। वर्तमान में ध्यान दीजिएगा, वर्तमान में इसके 5 सहायक बैंक, सहायक बैंक बचे हैं, जिनके नाम के साथ स्टेट शब्द जोड़ा गया। ठीक है, तो ये तो पूरा स्ट्रक्चर था हमारा भारतीय स्टेट बैंक का। उम्मीद है कि समझ में आया होगा कैसे एस्टेब्लिश हुआ। अब हम जानेंगे कि अगले में कि भारतीय स्टेट बैंक के उद्देश्य क्या है, क्यों इसे स्थापित किया गया। आइए शुरू करते हैं। भारतीय स्टेट बैंक के उद्देश्य, ठीक है। भारतीय स्टेट बैंक के क्या उद्देश्य है यह जानिए। भारतीय स्टेट बैंक को स्थापित करने के पीछे बहुत सारे उद्देश्य हैं। तो फर्स्ट उद्देश्य क्या है इसका कि जिस समय इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया स्थापित किया गया तो उस समय बहुत सारे बैंक थे, कोई पावरफुल बैंक नहीं था। और जब देश आजाद हुआ तो उस बैंक को तोड़ा नहीं गया, हटाया नहीं गया, उसी का नाम चेंज करके पूर्ण रूप से भारतीय रखा गया, जिसका भारतीय स्टेट बैंक नाम रख दिया गया। इसका पहला उद्देश्य था शक्तिशाली बैंकों की स्थापना करना। पहला उद्देश्य क्या है? शक्तिशाली बैंकों की स्थापना करना, स्थापना। इसका मतलब यह है कि देश में एक ऐसा बैंक स्थापित हो जो सभी बैंकों से बड़ा, पावरफुल हो, अर्थात हमारे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बाद उसी का नंबर आता है। और ऐसा है क्योंकि आज वर्तमान में देश का सबसे बड़ा व्यापारिक बैंक यदि कोई है तो वो भारतीय स्टेट बैंक है। अर्थात रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बाद जिस बैंक का नंबर आता है वो भारतीय स्टेट बैंक ही है। कहीं कहीं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कार्य जो नहीं कर पाता है उसके कार्यों को वह पूरा कौन करता है? भारतीय स्टेट बैंक करता है। यहाँ तक कि भारतीय स्टेट बैंक की वर्तमान में देश में जितने भी बैंक हैं उनसे सबसे ज़्यादा शाखाएं हैं, सबसे ज़्यादा लेन देन और कारोबार भी करता है। ठीक है। दूसरा है ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग का विकास करना। ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग का विकास करना, ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग का विकास करना। दूसरा इसका उद्देश्य था कि गांव में या ग्रामीण क्षेत्रों में जहां बैंक स्थापित नहीं किए गए या पहले से स्थापित नहीं है, वहां के ग्राहकों को काफी असुविधा हो रही है, जनता को काफी असुविधा हो रही है। तो ऐसे क्षेत्रों में हम ग्रामीण क्षेत्रों में भारतीय स्टेट बैंक की शाखाएं खोली जाए। आज देखिए हर जगह भारतीय स्टेट बैंक है। अगला है कृषि शाख का विस्तार करना। कृषि
शाख का विस्तार करना। कृषि शाख का विस्तार करना का मतलब है कि किसानों को, पहले जानते होंगे जमींदार, साहूकार, महाजन या देसी बैंकर थे, बड़े ऊंचे ब्याज दर पर किसानों को ऋण देते थे। लेकिन जब से भारतीय स्टेट बैंक स्थापित हुआ तो इसका उद्देश्य मुख्य ये रहा कि किसानों को कृषि से संबंधित कृषि जरूरतों को पूरा करने के लिए उन्हें कुछ सुधार दिया जाए, कृषि कार्य को ठीक ढंग से संपन्न कर सके। तो कृषि शाख का विस्तार करना भी इसका तीसरा उद्देश्य था। अगला, लघु उद्योगों को सहायता करना। जानते थे कि पहले बड़ी बड़ी कंपनियां, फैक्ट्रियां देश में नहीं थी, बहुत कई इक्के दुक्के होंगी तो होंगी। आज बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, लेकिन जब भारतीय स्टेट बैंक स्थापित हुआ उस समय बड़ी कंपनियां नहीं थी, देश में छोटे छोटे लघु उद्योग थे। तो इस बैंक की स्थापना का मुख्य उद्देश्य था वो लघु उद्योगों को बढ़ावा देना, ताकि यदि हम उसको बढ़ावा दे रहे हैं तो वो आर्थिक रूप से मजबूत होगा और लघु उद्योग से बड़े उद्योग में वो कन्वर्ट हो जाएगा। तो उनको सहायता करना भी इसका मुख्य उद्देश्य है। अगला इसका उद्देश्य था दुर्बल व्यक्तियों को सहायता करना। दुर्बल व्यक्तियों को सहायता करना। दुर्बल व्यक्ति मतलब जो समाज के कमजोर व्यक्ति हैं, किस रूप में? आर्थिक रूप में कमजोर है, तो उनको सहायता करना भी स्टेट बैंक का उद्देश्य है। अगला, धन के हस्तांतरण की सुविधा। धन के हस्तांतरण की सुविधा। धन हस्तांतरण की सुविधा है मतलब है कि पैसे को पहले एक जगह से दूसरे जगह पर भेजने में काफी असुविधाएं होती थी। तो उन सब असुविधाओं को दूर करने के लिए, पैसे को एक जगह से दूसरे जगह पर ट्रांसफर करने के लिए स्टेट बैंक स्थापित किया गया। ये भी उस उद्देश्यों में से एक है। सबसे ज्यादा इस प्रकार की सुविधा स्टेट बैंक ही प्रदान करता है। अगला है मौद्रिक व साख नीति तैयार करना। मौद्रिक व साख नीति तैयार करने का मतलब यह है कि देश में मुद्रा पर नियंत्रण करना और साख पर नियंत्रण करने का भी ये नीति तैयार करता है। अगला है गोदामों का निर्माण करना। गोदामों का निर्माण करना, जैसे माल को स्टोर में रखने के लिए बड़े बड़े गोदाम होते हैं, सरकारी गोदाम, प्राइवेट गोदाम, तो स्टेट बैंक उसमें भी सहायता करता है। उन व्यापारियों को भी सहायता करता है ताकि वो गोदामों का निर्माण करें। देश में जितने भी कृषि उपज या अनाज वगैरह हो रहे हैं उनको स्टोर किया जाए ताकि आवश्यकता पड़ने पर जनता को उसकी पूर्ति की जा सके। तो इन्हीं उद्देश्यों की वजह से भारतीय स्टेट बैंक हमारे देश में स्थापित किया गया और उसको राष्ट्रीयकरण किया गया। तो आज के लेक्चर में भारतीय स्टेट बैंक के बारे में आप जानें। एक दिन और लेक्चर चलेगा भारतीय स्टेट बैंक का, जिसमें आप जानेंगे कि भारतीय स्टेट बैंक कौन सा कार्य करता है और इसके वर्जित कार्य क्या है। ठीक ना? तो आज के लेक्चर में केवल इतना ही। जितना भी लेक्चर आपको बताया जा रहा है कायदे से इसको नोट्स बना लीजिएगा, रट डालिएगा, यही आपके एग्जाम में आएगा। ठीक ना? क्योंकि आपका सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पढ़ाया जा रहा है। तो ठीक है, तो आज का लेक्चर यहीं पर समाप्त होता है। वीडियो जस्ट अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिएगा। चैनल पर जो नए हैं सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, फिर कल मिलते हैं। बाय।